जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में कि 1 मार्च 2023 को यूपी बोर्ड का जो इकोनॉमिक्स का पेपर आने वाला है, वो यही आने वाला है, ऐसा ही आने वाला है। तो कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, रट लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास होने वाला है। क्यों? लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से बताऊँगा, डिक्टो आ जाएगा एग्ज़ाम में, बिल्कुल वैसा-वैसा छाप दीजिएगा। 100 पे से 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने पूरा अच्छे से रट लिया तो 100 के 100 नंबर पक्के, ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले पैटर्न समझ लीजिए। 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। 15 मिनट मिलेगा पढ़ने के लिए, 3 घंटा सॉल्व लिखने के लिए। 100 नंबर का होगा। 100 नंबर किस तरह से डिवाइड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 100 नंबर डिवाइड है, 1 से 10 नंबर आपके होंगे एमसीक्यूज बहुविकल्पीय प्रश्न, और 11 से 18 होंगे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको आपको 25 शब्दों में लिखना है, यानी कि 2 से 3 लाइन में, ठीक है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक आपको मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसकी शब्द सीमा है 150 शब्द, यानी कि लगभग आपको एक पेज के अंदर आंसर लिखना है। और उसके बाद रहेगा आपका विस्तृत यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसको आपको लगभग 300 शब्दों में लिखना है, यानी कि 1.5 से 2 पेज के अंदर खत्म करना है। और ये रहेगा 25 से 27 तक, यानी कि आपको कितने मिलेंगे? 25, 26, 27, यानी कि 3 क्वेश्चन ऑप्शनल होंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से कोई एक सॉल्व करना होगा। चलिए लगे हाथ तो ये समझ लिया, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दिए ताकि उनका भी एग्जाम भला सबका होना चाहिए। मैं आप सबका भला चाहता हूँ, बस लास्ट तक बने रहेगा। हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, एग्जाम में जरूर आने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहला सेक्शन बहुविकल्पीय प्रश्न का, ठीक है? 1 बाय 1 जल्दी से समझ लीजिएगा, टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है। देन पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, दुर्लभ साधनों के डैश 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 प्रयोग होते हैं। इसका मतलब 4 ऑप्शन दे रखे, सही ऑप्शन कौन सा होगा? वैकल्पिक। रट लीजिए, दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, 1 नंबर पक्का। क्वेश्चन नंबर 2, जब मांग वक्र क्षैतिज होता है तब मांग की लोच कैसी होती है? मांग वक्र का क्षैतिज होने का मतलब होता है, ये देखिए, ये ग्राफ है, ये है आपका मांग वक्र, और ये होता है डी। दैट मीन्स कैसा बना क्षैतिज? मतलब ये जो ऐसी स्थिति है जहां पर ये बताया जाता है कि कीमत में होने वाले परिवर्तन से ना भी हो, यानी कि कीमत में अगर 0 परिवर्तन होता है तब भी मांग में परिवर्तन होता है, इसको बोलते हैं अनंत लोचदार। दैट मीन्स ख, ठीक है? समझ में आ गया? 1 नंबर पक्के हो गए। और ठीक है ना, ऐसे ही हर एक नंबर पढ़ते चलिए, पक्का होता चला जाएगा, ठीक है ना? नाम ध्यान में रखिएगा, क्या है? नाम है द इकोनॉमिक्स गुरु। आपके लिए हमेशा, क्योंकि एग्जाम खत्म होते ही सीओईटी की तैयारी मैं करवाऊंगा, बस छोड़ना नहीं मेरे चैनल को। क्वेश्चन नंबर 3, आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किया जाने वाला व्यय क्या कहलाता है? आगत प्राप्त करने के लिए आप जो खर्च करेंगे उसको लागत कहेंगे। ऑप्शन नंबर ख। अल्पकाल में निर्गत यानी कि उत्पादन में इकाई वृद्धि होने पर परिवर्तनशील लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? एक चीज हमने किया, अल्पकाल में उत्पादन की इकाई में वृद्धि होता है तो परिवर्तनशील लागत में भी वृद्धि होता है, यानी कि टीवीसी में भी वृद्धि होता है। ऐसी स्थिति को, यानी कि डेल्टा क्यू में वृद्धि और डेल्टा टीवीसी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं सीमांत लागत, यानी कि घ, एमसी, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है? मिसप्रिंट, डोंट मिसप्रिंट, एग्जाम में मिसप्रिंट नहीं होता है, टाइपिंग में मिसप्रिंट जरूर हुआ है, ठीक है ना? ऑप्शन है क्रेताओं की अधिक संख्या, समरूप वस्तु, कीमत विभेद, विक्रेताओं की अधिक संख्या। ध्यान में रखिएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत विभेद नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक समान वस्तुएं एक समान कीमत पर बेची जाती है, ना कम ना ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत वस्तुओं में शामिल किया जाता है? पूंजीगत वस्तु कौन सी होती है? पूंजीगत वस्तु वो होती है जिसमें बहुत सारे पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, इन्वेस्ट किया जाता है, लंबे समय तक बना रहता है, ठीक है ना? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत वस्तुओं में शामिल किया जाता है? द राइट आंसर है पूंजीगत वस्तु जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जिससे बड़ा पूंजी इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें से कौन सा है? द राइट आंसर इज उपकरण, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से एक ही ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है, ठीक है? देन ग देखिए, एनएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रिसिएशन, राइट। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में से अगर विदेशों में प्राप्त साधन आय को जोड़ देंगे और उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे ना, तब जाके हमें क्या मिलेगा? एनएनपी यानी कि राष्ट्रीय मिलेगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी कि एमपीसी। जहाँ पर एमपीसी का फार्मूला जो होता है ना, एमपीसी इक्वल टू होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में ₹500 और ₹1000 के नोट का विमुद्रीकरण कब किया गया? तो आपको पता है ना
कि 500 और 1000 के नोट विमुद्रीकरण मतलब डिमोनेटाइजेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया था। कब किया था? 2016 में। राइट आंसर इज क। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय की गणना आय की गणना की जाती है कौन सी विधि के द्वारा? आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि। राइट आंसर इज सभी के द्वारा, यानी कि इनमें से सभी। ये 10 क्वेश्चन हो गए आपके 1 नंबर वाले। अब हम बात करेंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चन की, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका आंसर आपको 20 से 25 शब्दों में देना है, यानी कि 2 से 3 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में कम से कम लिखना है, सही लिखना है। तो राइट, पहला क्वेश्चन है, मांग वक्र किसे कहते हैं? वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी मांगे जाने वाली मात्रा को दर्शाने वाले वक्र को मांग वक्र कहा जाता है। ऐसा वक्र होता है जहां पर वस्तु की अलग अलग कीमत पर उसकी अलग अलग मात्रा को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। बजट रेखा या कीमत रेखा एक ही चीज़ है, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती है जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय एवं वस्तुओं की वर्तमान कीमत के आधार पर खरीद सकता है, जैसा कि ये डायग्राम दिखा रहा है, ठीक है ना। डायग्राम ध्यान में रखिएगा, ये डायग्राम। अब बजट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा सकता है कि बजट रेखा दाईं ओर कब खिसकता है? बजट रेखा दाईं ओर तब खिसकेगा जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी और वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्पादन फलन किसे कहते हैं? उत्पादन फलन का मतलब होता है उत्पादन के साधनों जिसको हम इनपुट कहते हैं, और उत्पादन की मात्रा जिसको आउटपुट के नाम से, यानी कि उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। इसका फार्मूला होता है x = f ब्रैकेट a b c डैश 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 डैश, जहाँ पर a b c का मतलब होता है उत्पादन के साधन, जबकि क्योंकि x का मतलब होता है उत्पादन की मात्रा। दोनों के बीच के जो संबंध शो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्पादन की स्थिर लागत से आप क्या समझते हैं? किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए जो उत्पत्ति के स्थिर साधन होते हैं ना, जैसे मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, लेबर हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इन सब को परचेज करने के लिए या फिर भाड़े पर लेने के लिए जो कुछ भी व्यय किया जाता है उसे स्थिर लागत के नाम से जानते, क्योंकि उत्पादन के बढ़ने या घटने से ऐसे लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्ण प्रतियोगिता को कोई 3 विशेषताएं लिखिए। पूर्ण प्रतियोगिता के कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या होना, क्रेता और विक्रेताओं की बाजार की संपूर्ण दशाओं का ज्ञान होना, और नई फर्मों का प्रवेश और पुरानी फर्मों का निष्कासन का पूर्णतः स्वतंत्र होना। क्वेश्चन नंबर 16, निजी वस्तु किसे कहते हैं? वह वस्तुएं जिनका प्रयोग केवल निजी व्यक्तियों के द्वारा निजी प्रयोग हेतु ही होता है उसे निजी वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तु का प्रयोग केवल उस वस्तु पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति ही कर सकता है, जैसे निजी मोटर कार, मोबाइल, कपड़े आदि। बजट का अर्थ लिखिए। बजट किसे कहते हैं? बजट से क्या आशा है? बजट से आप क्या समझते हैं? एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर है, एक देश का सरकार के एक वित्तीय वर्ष के लिए उसके समस्त अनुमानित आयों जिसको प्राप्तियां भी कहते हैं एवं अनुमानित व्यय का विवरण होता है जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भुगतान शेष या संतुलन से क्या तात्पर्य, किसे कहते हैं? भुगतान संतुलन एक देश का दूसरे देश के साथ एक निश्चित अवधि में किए गए आर्थिक लेन देन या प्राप्तियों व भुगतानों का विवरण होता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के दृश्य, अदृश्य, अन्य पूंजीगत मदों को भी शामिल किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर एक देश के द्वारा विदेशी विभिन्न देशों के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के सौदों का लेखा जोखा रखा जाता है, ठीक है। ये तो रही लघुत्तरी, अति लघुत्तरी की बात। अब हम करते हैं लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न मतलब ऐसे क्वेश्चन जो 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं, उसका आंसर आपको 100 से 150 शब्दों के बीच में देना होता है, ठीक है। देन लघुत्तरी प्रश्न में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य वस्तु और निकृष्ट वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। निकृष्ट का मतलब होता है घटिया, यानी कि गिफिन वस्तु जिसे बोला जाता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का अंतर बताना ना, तो इस तरह से टेबल बना के यानी कि कॉलम बना के इसका अंतर बताइए। पहला पॉइंट सामान्य वस्तु और गिफिन वस्तुओं के अंतर का। वे वस्तुएं जिनकी मांग आय में वृद्धि के साथ बढ़ती चली जाती है उन्हें सामान्य वस्तुएं कहते हैं, जबकि वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने से घट जाती हैं उन्हें घटिया वस्तु कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, सामान्य वस्तुओं की स्थिति में आय प्रभाव धनात्मक होता है, जबकि घटिया वस्तु के संदर्भ में आय प्रभाव ऋणात्मक रहता है। आय तथा सामान्य वस्तुओं की मांग
के मध्य हमेशा प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, यानी कि आय बढ़ेगी तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, आय कम होगी सामान्य वस्तुओं की मांग भी कम होगी। जबकि दूसरी तरफ आय और घटिया वस्तुओं के बीच विपरीत संबंध होता है, आय के बढ़ने के से घटिया वस्तुओं की मांग धीरे धीरे घटने लगती है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे एलईडी टीवी है, वो सामान्य वस्तु है, क्यों? क्योंकि उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वो एलईडी टीवी ही खरीदेगा। जबकि अगर ब्लैक एंड टीवी की बात करें तो घटिया वस्तु है, क्यों? घटिया वस्तु इसलिए क्योंकि उपभोक्ता आय के बढ़ने के साथ वो जो है ब्लैक एंड वाइट टीवी कभी नहीं खरीदता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 लिख के लीजिए, स्टेम लगा लीजिए, जरूर आएगा एग्जाम में आपके। पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? पैमाने का प्रतिफल उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करता है। दीर्घकाल में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता, सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। सभी उत्पत्ति साधनों को परिवर्तनशील होने के कारण उत्पादन का पैमाना भी बदल जाता है। ऐसे में उत्पादन के पैमाने के बदलने से पैमाने के प्रतिफल की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम। यह ऐसी अवस्थाएं होती हैं जहां पर उत्पादन के साधनों को जितना बढ़ाया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, उसकी तुलना में उत्पादन में जो है अधिक वृद्धि होती है। ठीक है ना, ऐसे नियम को पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम कहे जाते हैं। जबकि पैमाने के स्थिर प्रतिफल का मतलब उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, ठीक उसी अनुपात में उत्पादन की मात्रा में भी वृद्धि होती है, उसे हम स्थिर प्रतिफल का नियम कहते हैं। जबकि तीसरा नियम है पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल का नियम। इसके अनुपात जैसे जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि किया जाता है, उत्पादन की मात्रा में उससे कम अनुपात में वृद्धि होता है, इसे पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, सीमांत लागत का अर्थ लिखिए। सीमांत लागत से आप क्या समझते हैं? सीमांत लागत की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, एक ही बात है। तो सीमांत लागत क्या होता है? एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन, देखिए जो उत्पादन लिखा हुआ थोड़ा मिसप्रिंट है, आपको उत्पादन नहीं लिखना है यहाँ पर। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने की अतिरिक्त लागत को सीमांत लागत कहा जाता है, या दूसरे शब्द में कहें, सीमांत लागत एक और इकाई की वृद्धि के कारण कुल लागत में होने वाले वृद्धि को कहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, यदि 10 वस्तुओं की उत्पादन करने की लागत ₹10 है और 11 वस्तुओं की उत्पादन करने की लागत ₹12 है, तो ऐसे में सीमांत लागत जो होगी 11वें वस्तु की, वो होगी आपकी 12 - 10 यानी कि ₹2। ऐसे में जो फार्मूला यूज़ किया जाता है सीमांत लागत ज्ञात करने का, वो प्रमुखतः 2 फार्मूला होता है यहाँ पर। पहला है MC = TCN - TCN - 1, जबकि दूसरा है MC = ΔTC/ΔQ। यहाँ पर अगर इस फार्मूले को थोड़ा व्याख्या करें तो MC का मतलब होता है सीमांत लागत, TCN मतलब जिस मात्रा की सीमांत लागत निकाली उसकी कुल मात्रा, TCN - 1 मतलब उस मात्रा से ठीक पहले वाला कुल मात्रा, जबकि ΔTC का मतलब होता है कुल लागत में परिवर्तन, और ΔQ का मतलब होता है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 22, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है? यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति भी कहा जाता है, जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं MPC। क्या होता है, किसे कहते हैं, आपको समझाना है। आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन के बीच के अनुपातिक संबंध को उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। ये बताता है कि आपकी आय में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी तुलना में उपभोग में कितना परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से ज्ञात होता है कि आय में परिवर्तन होने से उपभोग की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, जहाँ पर इसका फार्मूला होता है MPC = ΔC/ΔY। ΔC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के लिए उपभोग के परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि ΔY आय में परिवर्तन को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 23, सरकारी बजट के उद्देश्यों को संक्षेप में समझाइए। अगर आपसे सरकारी बजट के उद्देश्य पूछा जाता है तो 6 नंबर में कम से कम 5 या 6 लिखिए और उसको एक्सप्लेन भी कीजिए, केवल पॉइंट नहीं लिखना है, एक्सप्लेन भी कीजिए, जैसे कि मैंने दिया हुआ है डिक्टो मान लीजिए। सरकारी बजट के उद्देश्यों की बात करें, नंबर 1 देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, नंबर 2 देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ाना, नंबर 3 आय और संपत्ति का पुनः वितरण करना जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम किया जा सके,
देश की स्थिरता यानी कि स्फीति और अपस्फीति की जो समस्या है उसको सुधारने का प्रयास करना और देश के लिए रोजगार का सृजन करना, ये देश की सरकारी बजट का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, लोकशील विनिमय दर से आप क्या समझते हैं? लोकशील विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है तथा मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने से विदेशी विनिमय दर में भी परिवर्तन होता रहता है। अतः इसे तैरती विनिमय दर भी कहते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है तैरती विनिमय दर प्रणाली किसे कहते हैं। मेरे यही है, लोकशील विनिमय दर प्रणाली को ही तैरती विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर विनिमय दर इक्वल टू एफ ब्रैकेट डी और एस, जहाँ पर आर का मतलब होता है विनिमय दर, डी का मतलब होता है विदेशी विनिमय की मांग और एस का मतलब होता है विदेशी विनिमय की पूर्ति। इस प्रकार के जिस विनिमय दर पर या जिस दर पर विदेशी मुद्रा की मांग विदेशी मुद्रा की पूर्ति के बराबर हो जाती है उसे हम जो है समता दर बोलते हैं और यही समता दर सामान्य दर या संतुलित विनिमय दर के नाम से जाना जाता है। विनिमय दर की यानी कि लोकशील विनिमय दर के कुछ गुण होते हैं। नंबर 1, ये एक सरल प्रणाली है, समझने में निर्धारित करने में बिल्कुल आसान होता है। लोकशील विनिमय दरों में सतत समायोजन की गुंजाइश बनी रहती है जबकि संसाधनों का कुशलतम उपयोग होता है। तो ये तो बात रही लघु उत्तरीय प्रश्नों की। अब हम बात करेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की। ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके आपको लगभग 300 शब्दों में ये ऐसे टाइप में लिखना होता है, जिसके करने के बदले आपको 10 नंबर मिलेंगे और ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीनों क्वेश्चन ऑप्शनल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, समग्र मांग का अर्थ एवं इसके अवयवों को संक्षेप में समझाइए। समग्र मांग क्या होता है? एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और वस्तुओं की संपूर्ण मांग को ही समग्र मांग कहते हैं। यानी कि एक अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग निवास करते हैं उन सभी लोगों के द्वारा जो है उन सभी लोगों के द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो भी खर्च किया जाता है या जो भी व्यय किया जाता है उन सबके योग को समग्र मांग कहा जाता है। कीन्स के अनुसार सामूहिक मांग का अर्थ उस आय से लिया जाता है जो सभी फर्म एक निर्दिष्ट रोजगार स्तर पर अपनी वस्तुओं को बेचकर प्राप्त करने की आशा करती है। यह वह कुल व्यय होता है जो देश के सभी उपभोक्ता वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सामूहिक मांग बराबर सामूहिक व्यय प्लस विनियोग व्यय। शॉर्टकट में लिखा जाता है AD इक्वल टू C प्लस I। C का मतलब उपभोग व्यय, I का मतलब विनियोग व्यय। यहाँ विनियोग की मांग की कुछ विशेषताएं होती है। सामूहिक मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड की कुछ विशेषताएं हैं। नंबर 1, वस्तु और सेवाओं की मांग के 2 उद्देश्य होते हैं, ठीक है ना, उपभोग के लिए और विनियोग के लिए। नंबर 2, व्यय के अंतर्गत निजी उपभोग और सार्वजनिक उपभोग दोनों शामिल रहता है। विनियोग मांग में भी निजी व्यक्तियों का सरकार द्वारा की जाने वाले निवेश को शामिल किया जाता है और सामूहिक मांग कुल विनियोग और कुल उपभोग का जोड़ होता है। दैट मीन्स AD इक्वल टू C प्लस I। यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझिए, यहाँ पर 0-20 ये आय है, ठीक है, ये आय को दर्शा रहा है, ये वाला ये उपभोग की दर दर्शा रहा है, ये विनियोग है। उपभोग और विनियोग का जो टोटल होता है उसको हम सामूहिक मांग कहते हैं। 20-20, 40, 30, 50 ये तालिका है। जैसे इस तालिका को हम ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, तो ये जो होता है, क्योंकि जो विनियोग होता है स्वायत्त होता है वो हमेशा हर स्तर पे क्या समान रहता है, ठीक है। तो ये जो है आपको दिख रहा है ये विनियोग है, ये जो है क्या चीज़ है आपका उपभोग है। अब C और I दोनों को जोड़ेंगे तब जाके हमारा क्या बनेगा AD बनेगा। तो ये AD है। यहाँ पर हम I को दर्शाते हैं और यहाँ पर हम जो है एग्रीगेट डिमांड को शो करें। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब सामूहिक मांग के अगर अवयव भी पूछे गए हैं, सामूहिक मांग के अवयवों को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। नंबर 1, बंद अर्थव्यवस्था में। नंबर 2, खुली अर्थव्यवस्था में। बंद अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के 2 घटक होते हैं, एक है C और I यानी कि उपभोग व्यय और निवेश व्यय। जबकि खुली अर्थव्यवस्था में इसके 4 घटक है। कौन कौन सा? C प्लस I प्लस G प्लस XM। C का मतलब होता है निजी उपभोग व्यय और I का मतलब होता है निजी एवं सार्वजनिक निवेश। G का मतलब होता है सरकारी निवेश या सरकारी व्यय। X और M का होता है शुद्ध निर्यात यानी कि निर्यात में से आयात को माइनस करना। इसके अलावा क्योंकि ऑप्शनल होता है दूसरा इसमें क्वेश्चन होता है,
आय और उत्पादन पर समग्र मांग की परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। आय और उत्पादन पर एडी का क्या प्रभाव पड़ता है ये बताया जाना है। समग्र मांग में परिवर्तन का आय एवं उत्पादन का प्रभाव। आय का संतुलन स्तर समग्र मांग पर निर्भर करता है, अतः इस समग्र मांग में परिवर्तन होता है तो आय का संतुलन स्तर भी परिवर्तित होता है। ठीक ना। निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक परिस्थितियों में भी हो सकता है। नंबर 1, उपभोग में परिवर्तन होना। ये स्वायत्त उपभोग यानी कि सी बार में परिवर्तन या उपभोग सी में परिवर्तन के कारण हो सकता है, या फिर निवेश में परिवर्तन के कारण। जैसे निवेश स्वतंत्र होता है, यद्यपि इसका अर्थ केवल इतना है कि ये आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता है। आय के अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे चर होते हैं जो निवेश स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के साथ समझते हैं। निवेश में परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है। मान लीजिए C = 40 + 0.8y है, और जहाँ पर आय यानी कि निवेश बराबर 10 है। इस स्थिति में संतुलित आय कितनी होगी? 250। कैसे? देखिए फार्मूला y = C + I होता है, जहाँ पर C का फार्मूला था 40 + 0.8y और I हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 10। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर y = कितना आ रहा है? y = आ रहा है 50। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि निवेश बढ़कर 20 हो जाता है, तो ऐसे करने पर नई संतुलित आय कितनी हो जाएगी? 300। इसे ग्राफ में भी देखा जा सकता है। ठीक है, ये जो ग्राफ है देखिए, ठीक है, कि आय में वृद्धि होने से एग्रीगेट डिमांड में भी वृद्धि हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आय में भी वृद्धि हो जाती है। राइट, इतना लिखेंगे आपको कंप्लीट आंसर मिलेगा और नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ये क्वेश्चन भी ऑप्शनल है। राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि की विवेचना कीजिए। व्यय विधि के बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को मापने की जो व्यय विधि है, व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय मापने की देश में जो भी व्यय किया जाता है अंतिम वस्तु और सेवा पर जो है ना, उसको शामिल किया जाता है। अब राष्ट्रीय आय मापने के लिए व्यय विधि के अंतर्गत प्रमुखतः 3 चरण है। नंबर 1, बाजार कीमत पर एक वर्ष में किए जाने वाले सभी प्रकार के व्ययों को जोड़ा जाता है, जहां पर हमें प्राप्त होता है सकल घरेलू उत्पाद, और सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन। साथ ही साथ इसमें शुद्ध निर्यात को भी जोड़ दिया जाता है। इन पांचों आइटम को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा GDP MP। सेकेंड स्टेप में आता है कि GDP यानी कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है। अगर हम GDP MP सकल घरेलू उत्पाद में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जिसको शॉर्टकट में बुलाया जाता है NIT, ठीक है, और मूल्य ह्रास जिसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन, को अगर घटा देते हैं तो हमें मिलेगा NDPFC, जिसको बोला जाता है घरेलू आय। इसके बाद तीसरा चरण आता है। तीसरे चरण में घरेलू आय से आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन को जोड़ दिया जाता है, जिससे प्राप्त होता है NNPFC, और एक्चुअली में यही राष्ट्रीय आय है। ठीक है, व्यय विधि का प्रयोग विधि वस्तु और सेवाओं के प्रभाव से इस तत्वों को मापा जाता है। जैसे इसमें क्या क्या आता है? निजी उपभोग व्यय के लिए वस्तु और सेवाओं का प्रभाव होता है, सरकारी उपभोग के लिए प्रभाव होता है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण के लिए प्रभाव होता है, माल सूची के लिए प्रभाव होता है, साथ ही साथ शुद्ध निर्यात के लिए भी प्रभाव होता है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को समझाइए। 2 दे रखा है 5-5 नंबर के हिसाब से। नंबर 1, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय कहा जाता है। ये देश के नागरिकों द्वारा अर्जित सभी प्रकार के साधन आय हो, जैसे मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ के रूप में उत्पादन के साधनों को दिए जाने वाले भुगतानों को बताती है। संक्षेप में अगर बात करें, समस्त साधन भुगतानों के योग को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है, जिसमें राष्ट्रीय बराबर लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ और स्वरोजगारों की मिश्रित आय को भी शामिल किया जाता है। जबकि सेकंड है व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय से आशय उस आय से है जो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में व्यक्तियों और परिवारों द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त होती है। इस प्रकार व्यक्तिगत आय सदैव राष्ट्रीय आय से कम रहती है, क्योंकि सरकार को विभिन्न प्रकार की जो प्राप्तियां होती है वो माइनस कर दिया जाता है। ऐसे में इसका जो फार्मूला बनता है, व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस निगम कर, अवितरित व्यावसायिक लाभ और माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान, जिसमें जोड़ा जाता है अंतर्निहित भुगतान, जिसमें सभी प्रकार के अंतर्निहित भुगतान चाहे सरकार के द्वारा हो या शेष विश्व से प्राप्त किया हो। लास्ट क्वेश्चन, अनधिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए। अनधिमान वक्र से उपभोक्ता के संतुलन को व्याख्या करना है। तो एक उपभोक्ता संतुलन उस अवस्था में होता है जब अपनी सीमित आय की सहायता से वस्तुओं की उनकी दी गई कीमतों पर खरीद कर अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करने में सफल हो जाता है। उपभोक्ता की कीमत रेखा उसकी आय एवं उपभोग वस्तु की कीमतों से निर्धारित होती है। इस कीमत रेखा के साथ उपभोक्ता ऊंचे से ऊंची उदासीनता वक्र तक पहुंचने का प्रयास करता है। ठीक है,
उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की दो प्रमुख शर्तें होती हैं। नंबर 1, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पष्ट करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। ये जो आर और एस जो है कीमत रेखा है, और ये जो आई सी है तटस्थ वक्र, दोनों एक दूसरे पर ई बिंदु पर छूते हैं, तो इसे हम जो है संतुलन का बिंदु मानेंगे। जबकि दूसरा जो पॉइंट है, स्थायी संतुलन के लिए संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए, यानी कि मूल बिंदु से आगे परे उल्टे साइड में ये भागता हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। जो कि किस बिंदु पर हो रहा है, बिंदु ई पर, जबकि के पर ये अभी भी जो है घट रहा होता है, ठीक है। डायग्राम जरूर बनाना है एग्जाम में। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखा है, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न श्रेणियों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मांग की लोच क्या होता है? मांग की लोच का मतलब होता है वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बीच के अनुपातिक संबंध। इसको मांग की कीमत लोच कहते हैं। मांग की कीमत लोच की 5 प्रमुख श्रेणियां। नंबर 1, सापेक्षता लोचदार मांग। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। ऐसे में जो वक्र बनता है वो नीचे को थोड़ा झुका हुआ रहता है। दूसरा, सापेक्षता बेलोचदार मांग। जब वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में उससे कम परिवर्तन होता है, उसे हम सापेक्षता बेलोचदार मांग कहते हैं। ये सीधा ऊपर की ओर खड़ा हुआ नजर आता है ग्राफ। नंबर 3, इकाई लोचदार मांग। जब वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के बराबर ही वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है, तो इसे जो है इकाई लोचदार कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो ग्राफ जो होता है बिल्कुल ऊपर से नीचे सीधा गिरता हुआ होता है 45 डिग्री के एंगल पे। जबकि फोर्थ पॉइंट है पूर्णतः लोचदार मांग। जब कीमत में परिवर्तन हो या ना हो उसके बावजूद मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, ऐसी स्थिति को लोचदार मांग कहते हैं। और ये जो एक्स एक्सिस के क्षैतिज यानी कि समानांतर बनता है। लास्ट टाइप है पूर्णतः बेलोचदार मांग। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं, ठीक है। इस स्थिति में कीमत में परिवर्तन जो होता है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मांग में परिवर्तन नहीं होती है। ऐसे में ऊपर की ओर बॉय एक्सिस के समानांतर होती है, ठीक है। समझ में आ गया? लिख के ले लीजिए। यही क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सके। थैंक यू एवरीवन, बाय।